अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। बड़े अरसे बाद ही सही लेकिन आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ दर रिलीफ लेकर आया है। जहां इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान बल्ले के लाले पड़े हुए थे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस निशान को बज़ाहिर कलअदम करार करने के खतरात मंडला रहे थे, वो बज़ाहिर पूरी तरह तो नहीं चढ़ सके। फैसला आज रात किसी वक्त भी आ सकता है और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज ही इस मुतालिक इलेक्शन कमीशन को महफूज किया गया फैसला सुनाना था, जिसका इंतजार अभी भी है। और अगर इस केस में भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है तो आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की हैट्रिक कर जाएगा। इससे कबल आज से इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सुख का सांस नसीब हुआ जब इन दोनों रहनुमाओं की इस केस में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस साइफर केस की समाअत की और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें करार दिया गया है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। ऐसे शवाहिद नहीं है। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की सेक्शन 3(5) का जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं है। हुक्म में कहा गया है कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी और बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुलजमान के ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तिकाब के लिए मजीद इंक्वायरी के हवाले से मुनासिब शवाहिद हैं। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही कर सकती है। फैसले के मतन के मुताबिक अदालत के सामने पेश शवाहिद यह साबित करने के लिए नाकाफी है कि बानी पीटीआई ने साइफर का मतन पब्लिक किया। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत यह साबित करने के लिए नाकाफी है साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचाया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट साइफर ट्रायल से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल करती है। खबर अजीज सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद बानी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए कहा कि इस वक्त मामला बानी पीटीआई का नहीं बल्कि अवामी हुकूक का है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के मजरकों का एवज बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन को रिलीफ तो दे दिया, लेकिन यह आर्जी रिलीफ ही साबित होगा क्योंकि फिलहाल उनकी डेरा जेल में रिहाई नामुमकिन ही दिखाई देती है, क्योंकि नायब ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी पहले ही गिरफ्तारी डाली हुई है और ये दोनों केसेस ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत है और फैसला आज आने तक उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिल सकती। अब अगर तहरीक इंसाफ को आज मिलने वाली एक और बड़े रिलीफ की बात हो तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह वाजे कर दिया, तमाम नीचे आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिख के वाजे कर दिया है, उन पर उन्हें हिदायत जारी की है कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर। शुक्रिया अली जफर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर फैसला इलेक्शन कमीशन का जो भी आ रहा है, आपको क्या उम्मीद है सर इस हवाले से? देखिए, अगर तो ये फैसला मेरा ख्याल है 11 या 12 आज रात को तवक्को है कि आ रहा है, ये इतला है हमारी। फैसला अगर तो कानून के मुताबिक होगा, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक होगा, इलेक्शन रूल्स 2017 के मुताबिक होगा, पीटीआई की जो 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक होगा, हकायक जो हैं उसके मुताबिक होगा, तो फिर तो मुझे यकीन है कि फैसला यही होगा कि इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी था वो हो गया था और सिंबल पीटीआई को मिलेगा जिस तरह बाकी जमातों को मिल रहा है। तो ये तो फैसला है अगर जिस तरह मैंने कहा कि कानून के मुताबिक हुआ। लेकिन कलम बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो क्या फैसला करते हैं मुझे नहीं पता। अगर वो ये फैसला करते हैं कि सिंबल नहीं देना तो फिर एक तो सबसे पहला तो जो कत्ल होगा वो मेरा ख्याल है जमहूरियत और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास हक है कि हम फिर उसको चैलेंज करेंगे। हमने उसकी कानूनी स्ट्रेटजी तो बना ली है, हम उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह भी हमने फैसला किया हम चैलेंज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला आज आया है वो भी इस पे लागू होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपने देनी ही देनी है हर पार्टी को, पीटीआई को भी। तो सिंबल जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक बड़ा अहम हिस्सा है। तो हो सकता है हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दें। और दूसरी चीज इसका ये पहलू भी है कि जहां तक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या सियासी स्ट्रेटजी है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा फैसला होता है तो सियासी स्ट्रेटजी भी हमारी तैयार है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी तैयार हैं और हम उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि हालांकि एक बार ये अगर फैसला ऐसा करते हैं तो इलेक्शन तो फिर एक तरह से ना उसकी लेजिटिमेसी होगी
ना उसका कोई वैलिडिटी होगी, ना इसको कोई मानेगा। लेकिन इस सारे के बावजूद हम बाइकआउट नहीं करेंगे। हम जो भी खेल खेल रहे हैं उस खेल में हम हिस्सा जरूर लेंगे। यानी फिर सर ऑप्शन तो फिर यही बचता है कि आप लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें और अपने कैंडिडेट्स को जो है, जो भी आपके इंडिपेंडेंट आ रहे हैं उन्हें आप अनाउंस कर दें, बाकायदा उनके नाम सोशल मीडिया के जरिए या मीडिया के जरिए। यही एक स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से हो सकती है सर, कि इंडिपेंडेंटली आप जाएंगे। ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, इस पे भी गौर किया है। और स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं, वो शायद आपको देखने में आ जाएं जल्द अगर जरूरत पड़ी। लेकिन ये वाज़ेह है कि इंतखाबात का बाइकआउट नहीं होगा, कम वक्त में जितना भी आपको दीवार से लगाया जाए। जी देखिए, एक तो बात क्लियर हो जाएगी कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं है, तो उसको आप इलेक्शन तो नहीं कहेंगे, आप उसको एक गेम कहेंगे, खेल कहेंगे, जिसके रूल्स इलेक्शन कमीशन खुद ही बना रहा है। लेकिन बावजूद उसके हम कि इलेक्शन नहीं होगा और उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, हम फिर भी उसमें हिस्सा जरूर, उस गेम में हिस्सा जरूर लेंगे। सर मुझे ये खेल को हम वन साइडेड नहीं रहने देंगे। सही हो गया, इंटरेस्टिंग है ये। सर ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर इलेक्शन कमीशन ने आज चारों चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिखे हैं और कहा है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, जैसे नहीं तहरीक इंसाफ को तो नहीं कहा, ओवरऑल कहा है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सर मसला तो तहरीक इंसाफ को ही है। तो इन खतूत में ये भी लिखा गया है कि अगर कहीं भी इंतजामिया, यानी यहीं भी जहाँ भी शिकायत आती है तो मुतल्लिका जो इंतजामी अफसरान होंगे उनके खिलाफ डस्का के फैसले की रोशनी में कार्रवाई होगी। नहीं, डस्का में जिस तरह से वहाँ पर्चे हुए थे तो यहाँ भी उन्होंने डस्का के फैसले का हवाला दिया, जो आपको उस वक्त पसंद नहीं आया था, लेकिन आज वो डस्का का फैसला आपको फायदा दे रहा है कि उसी फैसले के तहत कार्रवाई होगी, यानी कि उनके खिलाफ एक्शन होगा बड़ा सख्त। जी देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इक़दाम का ताल्लुक है, हुआ ये था कि जब हमारे लोग नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने गए तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीनना शुरू कर दिए गए, उनको फाड़ दिए गए, उनको जेल में रख दिया गया ताकि वो नॉमिनेशन पेपर्स ना फाइल करने दें। तो हमने इलेक्शन कमीशन को पहले भी दरख्वास्त दी थी और उसके बाद हमें हाई कोर्ट्स भी गए थे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने कोई इकदाम नहीं उठाए उसके लिए। तो हम आज सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में आज ही केस फिक्स हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा, हिदायत दी इलेक्शन कमीशन को कि आप मिलें पीटीआई को, इनकी सारी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रिमूव करें, उनको एड्रेस करें और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दें। तो हमारे वकला गए थे, आज 3 बजे मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने एक तरह से ये इकदाम जो खतूत हैं और उन्होंने शोर तो किया है कि हम ऑब्जेक्शंस रिमूव करेंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये सिर्फ एक लिप सर्विस है, ये सिर्फ जुबानी बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस इंतजामात करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया आज तमाम चारों चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को लिख दिया कि जहां भी पेपर कागजात नामजदगी छीने जाने की होती है, कोई शिकायत आती है, वहां कार्रवाई करें इंतजामी अफसर के खिलाफ। लेकिन देखें, आपको मेरा अगर वाकई ही कुछ करना था तो आसान तरीका ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता कि अगर आपका कोई आरओ नहीं दे रहा, आपको नॉमिनेशन पेपर्स देने में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इस्लामाबाद में आके हमारे सामने ये पेपर्स दे दें। ये इकदामात, ये फिर एक लगता था कि वाकई ही वो कुछ करना चाहते हैं। अगर वो जनरली वैसे ही छोड़ देते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन हम करेंगे यही, हम बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस यही दे रहे हैं सारे कैंडिडेट्स को कि आप अगर आपको दुश्वारी आती है और इसके बावजूद के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शंस दिए हैं, तो फिर आप जो रेलेवेंट दफ्तर है इलेक्शन कमीशन का, उधर भी जाके अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कर दें और उनको फिर ट्रीट होना चाहिए कि जिस तरह वो कानून के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए हैं। ये बताएं सर, साइफर केस में आज बड़ा रिलीफ मिला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और शाह महमूद कुरैशी को भी। कैसे आप देखते हैं इस मामले पे? एक तो उन्होंने कह दिया कि जमानत देते हुए उन्होंने करार दिया कि सजाए मौत का केस नहीं बनता। तो इस पे तो एक पीटीआई ने जो एक इंटरनेशनल केस बनाने की एक प्लानिंग की थी कि हम इसको बरतानिया में भी लेके जाएंगे, अमेरिका में भी लेके जाएंगे, चूंकि मामे खदशा है कि खान साहब को सजाए मौत दी जा सकती है। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस चीज़ को बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि भाई नहीं हो सकती। तो फिर आप वो इंटरनेशनल वो जो केसेस कर रहे थे वो फिर आप ड्रॉप कर रहे हैं या अभी भी इसको परस्यू करेंगे? देखिए जी, मैं तो इंटरनेशनल केसेस के वैसे ही फेवर में नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे मामलात होते हैं जो हमारी अदालतों को खुद ही रिजॉल्व करने होते हैं और हमारी अदालतें हैं बिल्कुल स्ट्रांग हैं, वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करते हैं। लेकिन ये जो साइफर केस है, इसकी जो एक पॉजिटिव साइड है वो ये है कि पहली बार
अदालत के जरिए एग्जैक्टली जो हम कह रहे थे, जो हमारा मौकफ था पीटीआई का थ्रू आउट, और जो इमरान खान साहब का खुद मौकफ था, वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि उनको भी ऑन द रिकॉर्ड यही चीज नजर आ रही है। मसलन सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला है उसमें लिखा कि ये साइफर का तो इशू ही नहीं है, क्योंकि साइफर तो कहीं आया ही नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर केस पूरा बनाया गया है, ये तो साइफर है ही नहीं, ये तो एक तशरीह है साइफर की। ओरिजिनल साइफर रिटन ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं है, और जो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी भी है वो टेंटेटिव नेचर की। उन्होंने कहा बाद में जाके ट्रायल के अंदर ये चीजें मजीद भी इस पे इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, और साथ उन्होंने पैरा 8 के अंदर ये भी वाजे किया है, इंतबा भी किया कि अगर इस फैसले का गलत इस्तेमाल किया गया या गलत फायदा उठाने की कोशिश की गई और अगर इस ट्रायल में रुकावट डालने की कोशिश की गई तो फिर जमानत मनसूख भी हो सकती है। जी बिल्कुल, वो तो देखें, ये पहले मैं जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वाजे कर दूं, और फिर उसका रेलेवेंस क्या होती है ट्रायल पे वो भी वजाहत कर दूं कानून के मुताबिक। जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल ये कहा है कि ये साइफर हमें नहीं नजर आया, इसमें कोई साइफर नहीं है, और जब तक साइफर ना हो तो जुर्म नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें रिकॉर्ड पे ये भी नहीं नजर आ रहा कि ये किस मुल्क की मदद करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि अगर जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उसमें आपका इल्जाम ये होना चाहिए, अगर जुर्म साबित करना है आपने कि आपने किसी मुल्क की मदद की, तो अदालत ने कहा हमने तो इसमें कोई किसी मुल्क की मदद या किसी कोई स्पाई का एस्पिनॉज का कोई इल्जाम ही नहीं लगते हुए देखा, तो इसलिए हमें कोई ये नजर नहीं आता कि इसका जुर्म ऑन द फेस ऑफ इट कोई है, ये मैटर फर्दर इंक्वायरी का है। अब आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जो ये रिमार्क्स होते हैं बेल की स्टेज पे अदालतों के, वो ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होते। जी हाँ, और अदालत एक चीज और बता दें अली जफर साहब, ये बताएं कि आज इस पे प्रोसिक्यूटर जो थे एफआईए के, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया इस मामले को, इतना ज्यादा बेल मिलने के मामले को। जब उनसे पूछा भी गया कि पिछली हुकूमत ने केस किया था, आज की जो हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, उससे आपने हिदायत ली है कि आप इसे कंटेस्ट करते हैं या नहीं करते बेल पे, तो वो खामोश रहे। 2 मरतबा पूछा गया, क्या वजह है? रियासत ने इस मामले पे नरमी क्यों दिखाई होगी? नरमी नहीं दिखाई जी। देखिए, जब कई बार आपके पास कोई जवाज ना हो बहस करने का, तो फिर एक अच्छा वकील उस वक्त फिर अपना जिस हद तक कानूनी बहस हो सकती है करता है, वैसे ही नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पर्टिनेंट, इंपॉर्टेंट, अहम और रेलेवेंट सवाल पूछे। उन्होंने कहा साइफर किधर है, साइफर कौन सा है, ये तो तशरीह है डॉक्यूमेंट, ये साइफर तो है नहीं, इसकी क्यों बात कर रहे हैं। ये पूछा कि आप वो किस मुल्क की मदद करनी थी। तो ये सारे सवाल थे जिसके जवाब नहीं थे। सर मेरे दो मजीद सवाल है मेरे आपसे, चूंकि टाइम बड़ा कम रह गया सर, मैं चाहूंगा जल्दी इनका मुझे जवाब मिल जाए। सर एक तो खान साहब ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, आज मियां वाली से कहता नामजदगी जमा भी हो गए। कैसे इलेक्शन लड़ेंगे इलेक्शन कमीशन के 8 अगस्त के नाअहली के नोटिफिकेशन के होते हुए? सर जी देखिए, वो नोटिफिकेशन जो है वो बेस्ड है एक कन्विक्शन के ऊपर। जो सेशन जो ट्रायल जज थे, उन्होंने तोशाखाना केस में उनको कन्विक्ट भी किया और सजा भी दे दी। तो हमारा जो आइन है वो ये कहता है कि अगर आप कन्विक्ट भी हो जाएं, यानी आपके खिलाफ फैसला भी आ जाए कि आपने जुर्म किया है और आपको सजा भी हो जाए, तो फिर आप नाअहल होते हैं। तो मेरी नजर में जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं, उनके खिलाफ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है आइन के तहत, क्योंकि उनकी सजा सस्पेंडेड है। अब आपकी बात दुरुस्त है कि कन्विक्शन भी सस्पेंड हो जाए तो और भी अभाम खत्म हो जाता है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह उसको भी कर देंगे सस्पेंड। लेकिन वो सस्पेंड हो या ना हो, उससे डिस्क्वालिफिकेशन को फर्क नहीं पड़ता मेरी नजर में। फाइनली सर मुझे ये बताया, तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ तो फौज के साथ मामला ठीक करने की कोशिश हो रही है, सीबीएम से हम देखते हैं कि जो नारे और बाकी चीज़ें जो है बयानात की हद तक, लेकिन अमलन अगर हम देखें तो मामला आप लोग मजीद उलझा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनमें से कई मुल्ज़मान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जारी कर रही है कौमी सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए। क्या आप नहीं समझते कि इससे मामला आपके जो बेहतरी की तरफ जा भी सकते हैं अगर वो मजीद खराबी की तरफ जाएंगे? जी देखिए, अभी तो कैंडिडेट्स अभी तो महले टिकट्स किसी को भी नहीं मिले, और ये टिकट्स अभी मिल रहे हैं। कौन किसको टिकट मिलता है वो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन देखना यही होता है जब आप कैंडिडेट चूज करें कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में पार्टी के
जिन्होंने सेक्रीफाइस की है उनको तरजीह दी जाती है, और जो पार्टी की मंशूर में यकीन रखते हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं उनको टिकट दिए जाते हैं। तो ये एक लीडरशिप का फैसला है, पता नहीं क्या फैसला होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि बेस्ट लोग आए, जो सबसे बेहतर लोग फ्यूचर पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो सबसे बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस को हर पार्टी लेके आती है सामने। आपकी क्या राय है सर, नौमे के मुल्ज़िमान को टिकट मिलना चाहिए पार्टी का, नहीं मिलना चाहिए सर? आप क्या मशवरा देंगे? हाँ देखिए, जहां तक देखें, मैं तो मशवरा ये दूंगा कि इल्जाम एक चीज होता है और जो सजा मिलना एक चीज होती है। अगर किसी सजा याफ्ता शख्स को आप देंगे जिसकी फाइनल हो जाए सजा, तो फिर तो बड़ी गलत बात है, उसको तो मैं अपोज करना चाहूंगा। लेकिन इल्जाम जब तक है तब तक आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो गिल्टी है। आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ देना पड़ता है। मसलन आपके खिलाफ कोई इल्जाम आता है या मेरे खिलाफ कोई इल्जाम आता है, तो ये मतलब तो नहीं है कि हमने वो जुर्म किया है। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। आप तफसील मुलाजा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा अली जफर साहब की। प्राइम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क में 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए जहां सियासी जमातों के दरमियान पंजाब का आगाज हो गया है, वहां इन इंतखाबात के लिए मैदान में उतरने वाले रहनुमाओं के दरमियान भी एक आपसी रसाकशी शुरू हो चुकी है। इस संगीन सूरत हाल का सबसे ज्यादा शिकार बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून दिखाई देती है, जहां टिकटों की तकसीम ने आपसी तकसीम को हवा दे दी है। अभी हाल ही में एहसन इकबाल और दनियाल अजीज के दरमियान होने वाली जुबानी जंग का ड्रॉप सी नहीं हो पाया था कि अब टिकटों की तकसीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून के इजलासों से भी तनाज़ात की इत्तलात सामने आ रही है। आज डॉन अखबार में शाया खबर के मुताबिक कुछ रहनुमा जैसे मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह अपने दामाद के लिए भी सूबाई असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जबकि उम्मीद है कि दनियाल अजीज भी मुफाहमत के बाद नारोवाल से कौमी असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। खबर के मुताबिक पंजाब के कुछ हलकों में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के पसंदीदा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। कहा जा रहा है कि जड़ावाला के हल्का NA 76 में मरीम नवाज तलाल चौधरी की हामी है, जबकि शहबाज शरीफ PTI से मुनहरिफ साबिक MNA के मलिक नवाब शेर वसीर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह गुजरांवाला में शहबाज शरीफ ग्रुप अताउल्लाह तारड़ का हामी है, जबकि मरीम नवाज पार्टी के देरीना रुकन साबिक MNA महमूद बशीर विर्क की हामी है। लाहौर में इंतखाबी हल्का बंदियों में तब्दीली ने पार्टी क़यादत को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है, क्योंकि पार्टी के दो अहम रहनुमा अयाज सादिक और शेख रोहेल अस्कर आमने सामने आ गए हैं। इस मुतालिक पार्टी कायद नवाज शरीफ को भी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। ताहम अयाज सादिक की बॉडी लैंग्वेज जाहिर कर रही है कि वो रोहेल अस्कर के लिए कुर्बानी दे देंगे। लाहौर में अली परवेज मलिक ने गुज़िश्ता इलेक्शन में साबका हल्का NA 127 से कामयाबी हासिल की थी, ताहम उनसे कहा गया है कि वो इस सीट से मरीम नवाज के हक में दस्तबरदार हो जाएं, उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दिया जा सकता है। उनकी वालदा शाइस्ता परवेज मलिक को NA 133 से इलेक्शन की इजाज़त दे दी गई है। पार्टी के अहदेदारों के बकौल बहावलपुर के हल्का NA 172 में मरीम नवाज मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा के हक में है, जबकि वो पार्टी के सऊद मजीद को तरजीह देना चाहती है। ताहम तारिक बशीर चीमा मुतल्लिका हल्कों से कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट को यकीनी बनाए। खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून गुजरात चैप्टर ने क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ को 2 से ज़्यादा नशिस्तें दी गई, तो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन और शाफी हुसैन गुजरात में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून को टिकटों की तकसीम पर अंदरूनी मुखालफत का सामना है, वहाँ हाल ही में IPP से सीट एडजस्टमेंट के मामलात में बज़ाहिर डेडलॉक की इत्तलात आ रही है। IPP के सीनियर रहनुमा फिरदौस हाजी के बाद के बकौल उनकी जमात नून लीग से तकरीबन 110 सीटों पर एडजस्टमेंट चाहती है, ताहम मुस्लिम लीग नून इस मुतालिक खुलकर राय नहीं दे रही। वाहिद रहनुमा मियां जावेद लतीफ हैं, जो बार बार इसरार कर रहे हैं कि IPP से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े और पंजाब भर में कोई हमसे तवक्को ना लगा के बैठे कि हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे या उनके साथ कोई इत्तेहाद करेंगे। दूसरी जानिब आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने वाली IPP की कमेटी के रुकन नुमान नगड़ियाल का दावा है कि दोनों जमातों के दरमियान मामलात इत्तफाक तक तय हो जाएंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हल्के ये वाज़ेह कर रहे हैं कि IPP के साथ इतनी नशिस्तों पर एडजस्टमेंट करना नामुमकिन है। मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए पंजाब की तमाम 141 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़कर तकरीबन 100 पर कामयाबी की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून को दरपेश इस चैलेंज और मजबूत सूरत बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि खान साहब की साइफर केस पे जमानत हो गई है,
इसके अलावा अगर हम बात करें नैब के 2 केसेस की, जिनमें अलकादर ट्रस्ट केस है और दूसरा उनके खिलाफ अभी जो रिसेंटली तोशाखाना का केस बना है, उसमें भी दोनों केसेस में वो जुडिशल हैं, तो क्या वो अगर बाहर आ जाते हैं और उनकी जमानत उन केसेस में भी हो जाती है और आके इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा PMLN के लिए और क्या आप तैयार हैं फिर मुकाबले के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो कुछ भी है एक अदालती अमल है और हम चाहते हैं कि इस अदालती अमल से वो गुजरें और उसके जो भी फैसले आते हैं, जो भी नताइज आते हैं, जाहिर है कि अदालती फ़ैसलों को तस्लीम करना पड़ता है। हमें अदालती फ़ैसले जो हमारे ख़िलाफ़ आए कमोबेश 5-6 साल पहले, उनसे निकलने के लिए तवील जदोजहद करना पड़ी, 2.5 साल जेल रहना पड़ा, कोई 3-4 साल जलावतनी काटना पड़ी और अब आके अभी भी वो प्रोसेस किसी हद तक जारी है, या आप समझ लें कि अभी अभी ये किनारे लगा है जिसमें 6 साल लग गए। लेकिन अगर खान साहब को 6 महीनों के अंदर अंदर इंसाफ मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ के लिए भी अच्छी पेशरफ्त है और इंसानी हुकूक के लिए भी अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन ये ख़ुद अदालतों को ज़रूर देखना चाहिए कि इंसाफ की कारफरमाई जो है वो मुनसिफाना दिखाई दे और मुनसिफाना नज़र आए और उसमें कोई तफरीक का पहलू नज़र ना आए। बाकी रहा आपकी ये बात कि वो अगर बाहर आ जाते हैं, सौ बिस्मिल्लाह बाहर तशरीफ़ लाएँ। 4 साल उन्होंने हुकूमत की है, अपोजिशन भी की है, उसके बाद 9 मई को भी बहुत कुछ किया है। इस सारा हिसाब दें, अपनी कौम को हिसाब दें, हम अपने 4-5 साल का हिसाब देंगे। साथ ही जरदारी साहब की हुकूमत जुड़ी हुई है, वो भी अपना हिसाब दें। लोगों पे छोड़ देते हैं कि इस 5 साल में बहुत काम हुआ, खान साहब के 4 साल में बहुत काम हुआ, मियाँ साहब के 4 साल जो थे उनमें बहुत काम हुआ। लेट द पीपल डिसाइड, हमें कोई किसी का कोई डर नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि इलेक्शन चूंकि अब बहुत करीब आ गया है तो मुल्क में एक शोर बरपा है लेवल प्लेइंग फील्ड के ना होने का। क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल मुल्क के अंदर है, आप उससे मुतमईन हैं कि ठीक है मामलात सारे? देखिए सर, एक चीज़ होती है उसका परसेप्शन बना देना, एक तासुर कायम कर देना। एक आध जमात हमारे यहाँ ऐसी है जो इस फ़न में बड़ी महारत रखती है और हक़ाइक़ कुछ भी हों वो अपनी मर्ज़ी के हक़ाइक़ तस्लीम कराने में बड़ी महारत रखती है। तो अगर वो ये तासुर दे रहे हैं जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो इस तासुर के लिए उन्हें कुछ शवाहिद भी लाने चाहिए। दूसरी बात यह है, जो मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की शायद तर्जमानी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे हमेशा ये बात समझता हूँ, कहता हूँ कि 9 मई के बाद एक बड़ा फ़ैसला ये होना अभी बाकी है कि क्या जो जमात कोयटा से लेके चकदरा और मर्दान तक तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले करती है, कौमी सलामती के मराकज़ पे हमले करती है, शहीदों के मज़ारों पे हमले करती है, एक कंस्पायरेसी करती है, फ़ौज के अंदर बगावत उठाती है, जिसके नतीजे में 18 हमारे आला फ़ौजी अफसरान को निकाला जाता है फ़ौज में से, और उसका मुंतहा मकसूद ये होता है कि वक्त के आर्मी चीफ को। तो अगर ये सारी बातें करने वाले भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं तो शायद उन्हें ये इस्तेकाक पहुंचता हो, लेकिन मैं समझता हूं कि एक पार्टी या तो TTP वाला रोल अदा करे, दहशतगर्दों वाला रोल अदा करे, और अगर वो रोल अदा करती है तो ये मुझे अजीब सा लगता है कि शाम को आप GHQ जलाएं, शाम को आप किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला करें, शाम को आप कला बाला आसार पे हमला कश हों, और सुबह आप खड़े हो जाएं इलेक्शन कमीशन में कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अभी तक तो सर किसी के ऊपर कोई केस भी साबित नहीं हुआ, अभी तक तो कन्विक्शन किसी की नहीं हुई। जाहिर है अभी तक जो है केस चल रहा है, अंडर ट्रायल केस है, सजाएं किसी को नहीं हुई। अभी तक केस चला ही नहीं है जी, अंडर ट्रायल भी नहीं है, अभी तक तो केस शुरू ही नहीं हुए। 9 मई के जो मामलात हैं, 9 मई के केसेस अभी शुरू होना है, उनका दफ्तर अभी खुलना है। और देखें ना, जब 18 फौजी आपने पकड़ के, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, जिनमें मेजर जनरल भी हैं, जिनमें ब्रिगेडियर भी हैं, आपने घर भेज दिया है उनको वर्दी समेत, तो कोई जुर्म उनका साबित हुआ होगा ना, किससे वो मिलके फौज के अंदर बगावत कर रहे थे या फौज के अंदर उकसाहट कर रहे थे। ये चीजें खुली हैं अभी। लेकिन जहां तक फील्ड का ताल्लुक है, अगर कोई पार्टी ये कहती है जी कि हम तहरीक इंसाफ हैं, और वो 9 मई का जो पुश्तारा है वो भी अपने सर पे रख के इलेक्शन लड़ने आती है, तो ठीक है। अगर ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये रियासत, ये आइन, ये कानून इजाज़त देता है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि ज़ाहिर है इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है, कागजात नामजदगी जिस तरह से छीने जा रहे हैं,
तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से एक बड़ा शोर मचा हुआ है, और ये सिर्फ पंजाब के अंदर हो रहा है, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर, ना सिंध में हो रहा है, ना बलूचिस्तान में हो रहा है, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है। अब पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की मद्दे मुकाबल जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है, तो क्या ये नून लीग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है? चूँकि दूसरी चीज़ ये है सर कि इसमें तहरीक इंसाफ के इस सारी बहस का पहलू ये भी है कि PTI जो इतराज़ उठा रही थी इंतज़ामी अफसरान के ऊपर कि इंतज़ामी अफसरान के मातहत इलेक्शन नहीं होना चाहिए बतौर RO या DRO, तो वही इंतज़ामी अफसरान सारा कुछ कर रहे हैं। आज इसी इंतज़ामिया के अंडर तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है कि उनके जो है कैंडिडेट्स उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तो वो भी उनका मौक़िफ़ जो उनकी शिकायत थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है वक्त के मुताबिक। समर अब्बास, कितने पोलिंग स्टेशनों पर ये छीनने की वारदात हुई है? सर ये पूरे मुल्क में तकरीबन दर्जन से ज़ायद वाक़यात अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। समर मुझे पंजाब पूरे के अंदर दर्जन से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। नहीं, कोई ऐसे वाक़यात नहीं। पंजाब पूरे में अगर पता नहीं 200 या कितने हल्के हैं, अगर उनमें दर्जन भी मान लिया जाए, और ये वो वारदात है जो वो कह रहे हैं जी कि हमसे छीने गए और हमने उसको सुन लेना, चलें दर्जन से भी ज़्यादा हैं, 18 हैं, 20 हैं, उन्होंने दावा किया, हमने मान लिया, उस पर ईमान ले आए और हम उसको एक हकीकत समझ के, सदाकत समझ पे उस पर तबसरा शुरू कर दिया। हमने उस पार्टी का रिकॉर्ड बुला दिया कि वो झूठ के कितने रिकॉर्ड रखती है, वो सोशल मीडिया पे अपने गलत मौक़िफ़ को मनवाने के कितना रिकॉर्ड रखती है। लिहाजा मुझे इस बहस में ना उलझाएं, मैं इन बहसों को नहीं अच्छा समझता। कोई किसी से कागज छीनने से कुछ नहीं होता, अगले दिन कोई दूसरा आके जमा करा देगा। कोई फी नफ्स ही आदमी का होना जरूरी भी नहीं है। आपके जो कागजात हैं वो मैं भी जमा करा सकता हूँ, मेरे कागजात आप जमा करा सकते हैं। ये जो फजा एक बनाई जा रही है ना इलेक्शन से पहले, अगर मैं 2018 के इलेक्शन की तरफ चला जाऊं कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे, उस वक्त कौन से इंतजामी अफसरान थे जो इलेक्शन करवा रहे थे, उस वक्त क्या RTS का क्या असर हो रहा था, रोना नहीं रोना चाहिए। आए मुकाबला करें, जिस तरह के हालात आपके हैं हमारे भी इस तरह के हालात रहे हैं, आए अवाम के सामने आए, अपनी परफॉर्मेंस बता दे, कहें जी कि 4 साल के अंदर जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उसने ये काम किया है। मैं बता दूंगा कि यार 4 साल में हमने 13,000 मेगावाट बिजली बनाई है, हमने ब्रिजेस बनाए हैं, हमने मोटरवेज बनाई हैं, हमने कारखाने लगाए हैं, हम IMF से हमने निजात हासिल की है, हम फाटफ की वाइट लिस्ट में आए हैं, हम 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेके, मैं 10 चीजें गिनवा दूंगा, उनसे कहें वो गिनवाएं, रोना ना रोएं, गिनवाएं कि हमने इस कौम के लिए ये किया था, तो फिर कौम पे फैसला छोड़ दें। ये बताएं सर कि वज़ीर आला पंजाब के लिए क्या मरियम नवाज साहब आ रही हैं कैंडिडेट? चूंकि कैप्टन सफदर साहब ने कहा है कि फैसला हो गया है, मरियम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब की कैंडिडेट आ रही हैं और अमीर मुकाम साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो मेरी अपनी ज़ाती मालूमात हैं वो ये है कि सिवाय एक ओहदे के जो वज़ीर आज़म का मनसब है, जो पार्टी ने एक फ़ैसला किया हुआ है कि जी अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध किसी जगह के बारे में, किसी ओहदे के बारे में कोई फ़ैसला पार्टी ने नहीं किया। तो सर IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला सर कहाँ पहुँचा है? चूँकि अभी तक तो IPP की जो तर्जुमान है वो कह रही कि 110 सीटें उन्होंने हमने मांग ली है मुस्लिम लीग नून से, 40 कौमी असम्बली की, 70 सूबाई असम्बली की। हो रहा सर इत्तेहाद नहीं हो रहा? इत्तेहाद की बात अभी नहीं हो रही, पार्टी सीट एडजस्टमेंट की बात है। इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून जो है वो एज सच जी हाँ, तो उसमें जो है वो कमेटी बनी हुई है एक जो गुफ्तगू कर रही है, उनके भी नुमाइंदे हैं, हमारे भी नुमाइंदे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल लिस्ट ऐसी नहीं तैयार हुई कि किन सीटों पे वो हमारी हिमायत करेंगे या किन सीटों पे हम उनकी हिमायत करेंगे। जी, वो प्रोसेस जारी है। सर फाइनली मंशूर का बता दें सर, कब तक फाइनलाइज हो जाएगा? और वो जो 9 नुकाती का एजेंडा चल रहा है, क्या वही उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है मंशूर आपका या डिफरेंट है उससे? नहीं, ये 9 निकात तो देखे ना, अगेन वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ख़बरों को और इस तरह की चीज़ों को आप बहुत, ये मियाँ साहब की जो तकरीर है मीनारे पाकिस्तान की, अगर उसको निकाल के दोबारा सुने तो ये 9 पॉइंट्स उन्होंने उस तकरीर में दिए थे कि ये हमारी तरजीहात होंगी। अब इतने अक्टूबर के बाद बीच में नवंबर गुजर गया, अब दिसंबर भी आधा गुजर गया, आखिरी हफ्ता जा रहा है, तो वो 9 निकात निकाल के जी ये 9 निकाती मंशूर आ गया। अब इसका हम क्या करें? आप कहेंगे जी ये डान में छपा है, ये फलां में छपा है, भाई ऐसी कोई चीज है या नहीं है?
मैं बता रहा हूं कि ये 9 निकात जो आ रहे हैं ये मंशूर में से नहीं निकाले गए। मंशूर अभी मुरतब हो रहा है। कल तक हमने सारी सिफारशात मुख्तलिफ जो हमारी कमेटियां थी 40 के करीब उनकी मौसूल हो गई हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी एक बैठ गई है लाहौर के अंदर, उसने आज सुबह से काम शुरू कर दिया है। 4-6 दिन उसकी ड्राफ्टिंग में लगेंगे, फिर उसकी अप्रूवल होगी और होपफुली 1 महीना पहले तक समर, यानी अगर 8 फरवरी को हमारे इंतखाबात हैं तो हमारी कोशिश है कि 8 जनवरी तक हमारा मंशूर जो है वो पब्लिक हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी साहब की, जिनका कहना है कि मंशूर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वो 8 जनवरी तक हर सूरत में फाइनलाइज हो जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और अहम तरीन मामले के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वहाँ सियासी दर्जा हरारत भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और कल पेशावर में हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ANP के वकला के दरमियान बड़ी शदीद झड़प हुई और अहमद वली खान की जानिब से, जो कि ANP के सूबाई सदर हैं, उन्होंने बड़ी खुल के धमकियाँ भी दी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को। उन्होंने किस ज़ुबान में धमकी लगाई, क्या बात की, सर आपको सुनाते हैं। कोई अपने आप को बदमाश कहते हैं तो फिर उनकी हमें भी शायद आती हो, फिर इस चीफ जस्टिस का जीना मुहाल हो जाएगा। और बदकिस्मती उसके लिए ये है कि कुछ चंद माह रह चुके हैं, उसके बाद हमें पता है इधर फिर वकला के कपड़े पहन के फिर वकालत कर रहे होते, फिर इधर इसके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वंस एंड फॉर ऑल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, अवामी नेशनल पार्टी के सदर होने के नाते मैं चीफ जस्टिस को ये आखिरी दफा इधर से पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद हमें पता चला कि आपकी अदालत कुछ लोगों के लिए फेवरेटिज्म कर रही है, फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाए। अहमद वली खान तब से तनाज़ात की जद में है जब रिसेंटली उन्होंने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया के बारे में भी कुछ बहुत सख्त और नाजेबा अल्फाज कहे थे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें अहमद वली खान साहब, उसे जानते हैं कि क्या वजह है, वो आजकल क्यों इतने ज़्यादा गुस्से में हैं और क्यों इस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमद वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं कि आपने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को अपने धमकी लगा दी, अगर आपको उनके हवाले से कोई मिसकंडक्ट का या किसी भी किस्म की आपकी शिकायत है, आप वहाँ आईनी दरखास्त भी डाल सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकते थे, आप उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहाँ आप उनके खिलाफ एक नाइली की दरखास्त डाल सकते हैं। डायरेक्ट जज को धमकी लगाना, इसकी क्या वजह है? थैंक यू भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात अपने कौम और अपने मुल्क वालों के सामने पेश करूं। बुनियादी तौर पे ये जो क्लिपिंग्स है, ऑब्वियसली ये तो कट कूट के ऐसी क्लिपिंग्स बन जाती है। अगर वो पूरी बात हो जाए तो मतलब कि लोगों को बहुत वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, हाँ, अगर हम इस हद तक जा रहे हैं इसकी कोई वजह होगी। हम जमहूरी लोग हैं, हम आईनी लोग हैं, हमने कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया आज तक, कोई गैर आईनी कदम नहीं उठाया। अवामी नेशनल पार्टी एक तारीख रखती है, 100 साल तारीख है, और इसमें हमने कोई गैर जमहूरी हरकत की कोशिश नहीं की। इसमें आजकल देखें हमारे पेशावर हाई कोर्ट में एक रवैया शुरू है, और वो पेशावर हाई कोर्ट हमारे अवाम का हाई कोर्ट नहीं है आजकल, वो बाकायदा PTI का हाई कोर्ट बना हुआ है, और वो बिल्कुल लाइक PTI की मर्जी से चल रहा है। और फिर चीफ जस्टिस साहब का हर कदम PTI वालों की मर्जी से है। इन्होंने जो हरकतें शुरू की हैं, देखिए पेशावर इसका तो जिस तरह मैंने बात की अपने पहले सवाल के अंदर भी अहमद वली साहब, उसका एक तरीकाकार मौजूद है। अगर आपको किसी जज के मुतालिक आपको शिकायत है, आप पिटीशन भी डाल सकते हैं, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस डाल सकते हैं, उसके खिलाफ खड़े होकर धमकी लगाना ये तो कहीं भी इसकी इजाजत नहीं है। वो रास्ते अभी भी मेरे पास हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उन रास्तों पे मैं जरूर जाऊंगा। अगर मैंने धमकी दी है तो देखिए, बात ये है कि पहले मुझे एक धमकी आई है, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं अवामी बंदा हूँ, मैं अगर जो लड़ाई कर रहा हूँ मैं अवाम के लिए कर रहा हूँ। किसने धमकी दी आपको? चीफ जस्टिस साहब ने। कब दी धमकी और कैसे दी? जिस दिन जी पेशावर हाई कोर्ट में हमारे नेशनल लॉयर्स फोरम के वकला ने स्ट्राइक किया इनके हरकतों के खिलाफ,
तो उस दिन फिर पीटीआई और एनएलएफ के वकला के बीच में लड़ाई हुई। उस दिन इसने एक, अगर जरूरत पड़ी वो जो फोरम्स होंगे उसमें मैं सामने पेश करूंगा, चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा हमें थ्रेट किया है कि ख्याल करो आप लोगों के खिलाफ भी अपील्स हमारे पास आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कैसे थ्रेट किया आपको? कोर्ट रूम में उन्होंने कहा? कैसे आपको कहा उन्होंने? नहीं, मुझे किसी के थ्रू मैसेज भिजवाया है। और जिसके थ्रू मैसेज आया वो कितना मुस्नद बंदा है कि ये पैगाम वाकईतन चीफ जस्टिस ने ही आपको भेजा होगा? आपने कैसे यकीन कर लिया? बिल्कुल जी, हम भी उम्र कम है लेकिन बहुत उम्र से सियासत कर रहे हैं। मुस्तनद लोगों की तरफ से मेरे पास ये बयान आया है कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इनको कहो कि ख्याल से कल को तुम्हारी अपीलें भी हमारे पास आ सकती हैं। तो उसके जवाब में मैं पब्लिकली गया और मैंने पब्लिकली बात की। मैं समझता हूँ कि जो मैं बात पब्लिकली कर सकता हूँ और इस बात का जवाब जिस तरह मैं दे सकता हूँ मैंने दिया, और मैंने उसमें भी, अगर वो बयान आप पूरा देख लें या मैं आपको खैर भिजवा दूंगा, तो उसमें भी मैंने कहा कि भाई हम आईनी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम कोई गैर जमहूरी गैर आईनी जमहूरी लोग जो हैं वो धमकी नहीं लगाते जज को कि काला आपने काला कोट पहन के दोबारा अपनी अदालत के अंदर आना है। वो तो उसके खिलाफ आईनी तरीकाकार इख्तियार करते हैं, कानूनी तरीकाकार इख्तियार करते हैं। वो तो धमकी नहीं है, वो तो एक फैक्ट है कि रिटायरमेंट के बाद तो उसने क्या करना है। ये क्या हकीकत है कि धमकी है? वो हकीकत है, लेकिन आप उन्हें ये भी कह रहे हैं कल आपने निकलना है, आपको यानी आप तो धमकी भी लगा रहे हैं साथ में ना। तो अगर कोई मेरा हक रोकता है, कोई एक कुर्सी के इस्तेमाल करते हुए हमारे कौम का मैंडेट एक दफा फिर साकिब निसार या और उन जजों की तरह बन रहा है, तो हम तो फिर ऐसी बात है चुप नहीं बैठ सकते। हम क्या चुप बैठेंगे? सूबे के अंदर एक पार्टी मकबूल है, उसके साथ अगर हकतलफी हो रही है, उसने पिटीशन कोई जायज की है, अगर उन्होंने अगर सूबे में मांगा है अपना राइट कि भाई हमें जलसे करने दिए जाएं, कन्वेंशन करने दी जाए, अगर उसकी इजाजत दी गई है तो ये तो कोई नाजायज फेवर नहीं है। इस्लामाबाद से और पंजाब से पीटीआई के लोग आ रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट में रिलीफ मांग रहे हैं और उनको पेशावर हाई कोर्ट रिलीफ दे रहे हैं। पीटीआई के लिए ऐसे फैसले हो रहे हैं कि भाई इनके पिछले और अगले जितने भी केसेस में ना पकड़ा जाए। बनू की अदालत में एक पीटीआई के एक्स एमपीए जो कि 9 मई का मास्टरमाइंड है इदारों के लिए, उसको बनू के जजों ने बाकायदा रिहा करके अपने कमरों में बिठाया ताकि पुलिस पकड़े ना। सही है। फिर जब अवामी प्रेशर आया तो अच्छा, आपने दूसरा आपने जो एक जुबान इस्तेमाल की खान साहब की अहलिया के बारे में, वो इंतहाई नामुनासिब थी। ये पश्तूनों की रिवायात तो बिल्कुल नहीं है, ये एएनपी की भी इवन रिवायात के बड़ा खिलाफ है। कैसे आपने ये बात कर ली? ये तो बड़ी ज्यादती थी भाई। हमारे बाई इलेक्शन का तकरीर है, उस पे आपको अफसोस नहीं है कि भाई मैंने गलत बात की? मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये तो गंद था, गंद है और गंद रहेगा। नहीं, आपने कैसे फैसला कर लिया? अभी अदालत के अंदर केस चल रहा है, ऐसी कोई चीज अभी साबित नहीं हुई और आपने कह दिया भाई इतने, और बड़े ही नामुनासिब अल्फाज थे किसी भी औरत के बारे में। आपकी पार्टी तो खवातीन के एहतराम की बात करती है, आपकी पार्टी की तो ये रवायात नहीं रही और पश्तूनों की रवायत तो बिल्कुल ये नहीं रही। आपने अगर मुझे इस बात पे लेक्चर देना है तो ठीक है, अगर आपने, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो आपने मेरा इंटरव्यू करना है तो आप मेरी बात सुन ले। जी बोले। आप अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जी आप जवाब दे दें। ये 1.5 साल पुरानी वीडियो है, ये अभी की नहीं है। ये जब बाई इलेक्शन हो रहे थे और इमरान और मेरा मुकाबला था, ये उस वक्त की वीडियो है। और ये तो सही है सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बड़ी खबर में दे रहा हूँ इस वक्त नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया है। ये बहुत ही बड़ी और अहम खबर आपको दे रहा हूँ। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है, इस महीने की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो कि इलेक्शन की तरफ जा रही थी उससे बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया है। और ये बहुत बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर फैसला सुना दिया है और इस महफूज फैसले सुनाने पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अपनी स्ट्रेटजी तो अनाउंस कर दी है कि वो इस फैसले को
चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कुछ देर पहले ही हमारे प्रोग्राम में अली जफर बात कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा फैसला आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया है। इलेक्शन से 1.5 माह पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये सख्त फैसला आ चुका है, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया है। इसी बड़ी खबर के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।